करता हूँ आपका टीचिंग एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, एग्ज़ाम में पूछने वाले बहुत से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न आती है भारत के प्रमुख किसान आंदोलन। तो भारत के प्रमुख किसान आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, अच्छे क्वेश्चन का डिस्कस की जाएगी। काफ़ी छोटी वीडियो रहेगी, लेकिन फिर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1859 से लेकर के 1862 ईस्वी में जो है वो किसान आंदोलन हुआ था, वो नील आंदोलन हुआ था, जिसमें कि यूरोपीय बागान मालिकों द्वारा जबरन नील की खेती के विरोध में ये बंगाल में आयोजन हुआ था। तो नील आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। वो इसकी अवधि आप याद रखेंगे 1859 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक इसकी अवधि रही है। दक्कन के विद्रोह के बारे में पूछ ली जाती है कि 1875 ईस्वी में जो है वो दक्कन का विद्रोह हुआ था और साहूकारों और थारी लगान के खिलाफ दक्कन क्षेत्र महाराष्ट्र में पड़ता है, किसानों का विद्रोह हुआ था, जिसके कारण दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी लागू किया गया। वहीं पूछी जाती है खेरा सत्याग्रह के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सत्याग्रह है, महात्मा गांधी से रिलेटेड। 1918 ईस्वी में खेरा सत्याग्रह हुआ था और गुजरात के खेरा की फसल खराब होने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। वहीं 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारडोली में लगान वृद्धि के खिलाफ ये सफल आंदोलन हुआ था। और उसके बाद से देखते हैं 1873 ईस्वी से 1885 ईस्वी में पावना आंदोलन हुआ था और बंगाल में के पावना जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ किसानों का यह इम्पॉर्टेंट आंदोलन था। और ये भी क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछी जाती है। कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं जिसमें कि चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न नहीं पूछी जाती हो। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुई थी गांधी जी के नेतृत्व में। बिहार के 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन किया था और हिंसे पर नील उगाने के खिलाफ पहला सत्याग्रह था बिहार में। वहीं अगर देखते हैं मोपला विद्रोह का, तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार के केरल में मोपला के किसानों का विद्रोह था और ये 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था। किसान आंदोलन को एक मंच पर लाने के लिए स्थापना किया गया था। उसके बाद चलते हैं पूर्वोत्तर भारत की प्रमुख पहाड़ियों के बारे में देखते हैं, जो कि एग्जाम में ज्योग्राफी से अगर प्रश्न पूछी जाएगी तो आपको पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के संबंध में गलत ना हो पाए। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से पहाड़ी हैं? तो डाफला पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। वहीं अगर मीरी पहाड़ी जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। मिसमी पहाड़ी और कांगटो पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आप ये सीरीज वाइज याद रखेंगे कि डापला पहाड़ी जो है, डापला पहाड़ी कहाँ पे है? डापला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। मीरी भी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में। उसके पास से कांगटो पहाड़ी भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, ये पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। वहीं अगर देखा जाए तो नागालैंड में भी नागा हिल्स है। एक नामचा पड़वा भी जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो कौन कौन से हो गए? कांगटो और नामचा पड़वा भी। नागालैंड में जो है वो नागा हिल्स पहाड़ी है। वहीं मणिपुर में मणिपुर हिल्स पहाड़ी है। तो ये भी आप एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखेंगे। फिर मणिपुर में पटकाई जो बूम है वो मणिपुर में पड़ता है। वहीं अगर देखा जाए कि माउंट सरामती ये भी मणिपुर में पड़ता है और लाइमाटोन रेंज जो है ये भी मणिपुर में ये पहाड़ी पड़ता है। वहीं अगर मिजोरम में देखा जाए तो जम्पुई रेंज मिजोरम में है और ब्लू माउंटेन फांगपुई जिसे कहा जाता है ये भी मिजोरम में है। और एक लुसाई हिल्स या मिजो हिल्स जिसको कहा जाता है ये भी मिजोरम राज्य में पड़ता है। वहीं अगर मेघालय में जयंतिया, गारो खासी जयंतिया का नाम आप सुने होंगे। ये पहाड़ियाँ जो है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो मेघालय राज्य में पड़ता है। वहीं अगर अब देखा जाए तो असम में कौन कौन से? तो रेंगा हिल्स असम में है, मिकिर हिल्स हैं और बामुनी हिल्स और जो हैं ये पहाड़ियाँ जो पड़ते हैं वो असम राज्य में पड़ते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के पहले 1-2 बार आप इसे रिकॉल कर लें ताकि परीक्षा में आप इसे परीक्षा के दौरान इसे रिकॉल करने में आपको असुविधा नहीं होगी।
और आगे हम चलते हैं अब, जो कि एग्जाम में भी ये भी क्वेश्चन रिपीटेड टाइम पूछी जाती है कि भारत के 10 राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं और संबंधित राज्य भी इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। जैसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये भी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन बराबर निरंतर टाइम एग्जाम में पूछी जाती है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है वो उत्तराखंड में है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और ये बाघों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न पूछी जाती है कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस पशु के लिए है, तो ये बाघों के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। वहीं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो लद्दाख में, जो कि हिम तेंदुआ और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। वहीं अगर हम बोला जाए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए काफ़ी पॉपुलर है। और ये भी प्रश्न पूछी जाती है कि एक सींग वाले गेंडा के लिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान पॉपुलर है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एक सींग वाले गेंडा के लिए काफ़ी पॉपुलर है। वहीं अगर पूछा जाए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो रणथंभौर राजस्थान में पड़ता है और ये बाघ एवं और ऐतिहासिक किले हैं यहाँ पे, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी पूछा जाता है जो कि मध्य प्रदेश में है और बाघ एवं दलदली हिरन के लिए ये ज़्यादा पॉपुलर है और यहाँ पे इस चीज़ की प्रजाति के पशु ज़्यादा रहते हैं। वहीं गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है और एशियाई शेरों के लिए एकमात्र ऐसा घर है जहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, ये भी पूछी जाती है। कान्हा के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए, मध्य प्रदेश में है। वहीं बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में है और ये बाघों की उच्च घनत्व के लिए काफ़ी पॉपुलर है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वहीं सुंदरबन जो राष्ट्रीय उद्यान है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है और ये मैंग्रोव वन और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। बिहार दरोगा के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछी गई थी कि मैंग्रोव वन के लिए कौन सा राज्य पॉपुलर है, तो ये पश्चिम बंगाल होगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र ये जंगल बुक से जुड़ा हुआ है। आगे एक और राष्ट्रीय उद्यान रह गया है, ये भी हम डिस्कस करते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है और वो हाथी और मसालों के बागान के लिए ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान थे जो कि एग्जाम में इससे रिपीटेड टाइम। आगे स्टैटिक जीके में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि घास के मैदान के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में, उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। तो शीतोष्ण जो घास के मैदान है, प्रेरी जो घास के मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में है, प्रेरी याद रखेंगे उत्तरी अमेरिका में। पम्पास जो है वो अर्जेंटीना जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, पम्पास घास के मैदान जो है वो अर्जेंटीना में है। वहीं वेल्ड की बात करें, वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है और डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। स्टेपी जो शीतोष्ण घाट के मैदान है वो यूरेशिया में है और पुस्तात जो है वो हंगरी में है। आगे हम डिस्कस करते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में सबसे पहला लानोस है जो कि अमेजन बेसिन और वेनेजुएला में पड़ता है। कंपोज जो है वो ब्राज़ील में, सवाना दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अमेरिका में, पार्कलैंड अफ्रीका में और कटिंगा जो है वो ब्राज़ील में घास के मैदान पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट घास के मैदान थे। आगे हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े इम्पॉर्टेंट स्थल जो कि हर एक एग्जाम में अगर देखा जाए जहाँ पे जीके स्टैटिक जीके के प्रश्न बनते हैं तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हड़प्पा जो है, हड़प्पा में 6x2 पंक्ति के आकार के अन्नागार थे और हड़प्पा किस किस चीज़ों के लिए प्रमुख स्थल के लिए पॉपुलर हैं, तो R37 कब्रिस्तान जो है वह हड़प्पा में है और शंख का बैल जो है और उर्वरता देवी के नाम से हड़प्पा को माना जाता है। वहीं लोथल में क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो लोथल में प्रसिद्ध बंदरगाह मिला है, चावल के साक्ष्य जो मिला है वो लोथल में मिला है। लोथल में अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है और युगल समाधान का जो साक्ष्य है वहाँ पे मिला है और मनका उद्योग का भी साक्ष्य जो है वो लोथल में मिला है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार के लिए मोहनजोदड़ो पॉपुलर है। वहीं कांस्य की जो नर्तकी जो मिली थी वो मोहनजोदड़ो में है और पशुपति शिव मोहर जो है वो भी मोहनजोदड़ो में मिला। वहीं सूती वस्त्र जो उद्योग है वो भी मोहनजोदड़ो में मिला। आगे हम देखते हैं धौलावीरा के बारे में। यहाँ 3 भागों में विभाजित था, ये नगर और उन्नत जल प्रबंधन के लिए ये शहर जाना जाता था और स्टेडियम है और विशाल साइन बोर्ड का भी जो साक्ष्य वो धौलावीरा में मिला है। वहीं कालीबंगा से जो है वो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वहीं प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण भी मिले हैं कालीबंगन से। जल की निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। और एक तरह से चनुदरों में पूछते हैं तो चनुदरों में दुर्ग का अभाव मिला है, कुत्ते बिल्ली के पदचिन्ह का निशान मिला है, सौंदर्य प्रसाधन मिला है। सुरकोटता में जो है घोड़े की अस्थिया के साक्ष्य भी सुरकोटता में मिली है।
आगे स्ट्रेटेजी के और एक इम्पॉर्टेंट तंत्र देखते हैं जो कि भारत के अपवाह तंत्र से संबंधित है, और इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से जो नदी हैं वो अरब सागर में गिरती है और कौन कौन सी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है और कौन से अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। लूनी नदी, साबरमती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। दो दो करके आप याद रखेंगे ताकि चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे जल्दी आप। माही नदी और नर्मदा नदी, ये दोनों नदी जो हैं वो अरब सागर में गिरती है। तो 4 नदी हमें याद हो गई, लूनी नदी, साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ये 2 याद हो गया। उसके बाद जुआरी नदी और शरावती नदी जो है, यानी नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो भी अरब सागर में गिरती है। मांडवी नदी भी अरब सागर में गिरती है। जुआरी नदी भी अरब सागर में गिरती है। शरावती नदी भी अरब सागर में गिरती है। भरतपुत्मा नदी भी गिरती है। पेरियार नदी और पुम्बा नदी भी जो है वो भी गिरती है अरब सागर में ही। आगे देखते हैं कि कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो दामोदर नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। स्वर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैतरणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और वैगई नदी जो है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी जो है वो कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। और कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी, नर्मदा प्लस ताप्ती नदी जो है वो पश्चिम की ओर जाती है। तो हो सके तो अभी आपको याद हो गई होगी कि कौन कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है और कौन कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे हम देखते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में रिपीटेड टाइम कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति के बारे में प्रश्न ना पूछी गई हो। तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो तत्कालिक कारण है वो 1857 ईस्वी की क्रांति में जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। 1857 ईस्वी की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ से हुई थी और सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार किया गया। मंगल पांडे बैरकपुर पर हमला किए थे और मुख्य कारण थे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कारण और ब्रिटिश साम्राज्य की विभेद का नीति भी मुख्य कारण बना। आगे हम नेतृत्व देखते हैं कि कौन से शहर से कौन से नेता जो हैं उसमें नेतृत्व करता थे। जैसे बरेली से कौन थे पूछी जाती है, खान बहादुर खां थे। झांसी से कौन थे तो रानी लक्ष्मीबाई थे। लखनऊ से कौन थे तो बेगम हजरत महल पूछी जाती है। कानपुर से नाना साहेब नेतृत्व कर रहे थे। जगदीशपुर से बराबर एग्जाम में पूछी जाती है कुंवर सिंह। असम से जो थे वो दीवान मनीराम दत्ता। फैजाबाद से जो थे वो मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के जो एक तरह से पुस्तक के बारे में भी प्रश्न पूछी जाती है कि 1857 ईस्वी में कौन कौन सी लोकप्रिय पुस्तक जो हैं वो निकली थी। बी डी सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था। वहीं सर सैयद अहमद खान ने असबाब बगावत हिंद पुस्तक, और वहीं एल एन सेन ने 1857 नाम के पुस्तक का उल्लेख किया था। और आर सी मजूमदार ने द स्पिरिट ऑफ 1857 ईस्वी के बारे में उन्होंने बताया था। और सबसे पहले देखते हैं घटनाक्रम कौन कौन सा हुआ। 10 मई को मेरठ में 1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार किया गया। और क्रांति का जो प्रतीक है वो बार बार पूछा जाता है कौन सी प्रतीक थी, तो कमल और रोटी जो थी वो 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक रहे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट भारत के 13 बंदरगाह के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड टाइम एग्जाम में ये पूछी जाती है। वीडियो छोटी है लेकिन आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। वीडियो में बने रहें, आगे भी और भी हम इस तरह का वीडियो आपके लिए लाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी करते हैं कंपटीशन का उसको फॉरवर्ड करें। तो आप मैप में देख रहे हैं कौन कौन से तट कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं। पारादीप कहाँ पे हैं, विशाखापट्टनम है, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, कोचीन, न्यू मंगलोर, मुर्मुगुआ, मुंबई और कांडला। तो 13 बंदरगाह के बारे में हम चर्चा करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि पश्चिमी तट में कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं वो हैं कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र में,
नाहवा सोवा महाराष्ट्र में, मुर्मा गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। एक बार पुनः चलते हैं। कांडला पोर्ट गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, नाहवा सोवा महाराष्ट्र, मुर्मा गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल। तो ये पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं। वहीं अगर पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में बात करें तो तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, चेन्नई तमिलनाडु में, एन्नोर तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पारादीप उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अन्य जानकारी, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। कांडला का नाम क्या है? नया नाम दीनदयाल बंदरगाह है। वहीं कंप्यूटराइज बंदरगाह एन्नोर को कहा जाता है। बड़े बंदरगाह 13 हैं और छोटे बंदरगाह कितने हैं, इसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने होंगे।